हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नासा ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक न्यू चैप्टर के बारे में विच इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के बारे में। गाइस, रेस्पिरेशन जो चैप्टर था वो पहले क्लास 11th में था, लेकिन अभी उसे कंबाइन कर दिया है सर्कुलेशन चैप्टर के साथ में। तो सबसे पहले हम उसी चीज की बात करेंगे विच इज नथिंग बट द रेस्पिरेशन। सो गाइस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मींस होता क्या है? करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अनुलोम विलोम, इनहेल एक्सेल। तो रेस्पिरेशन मींस व्हाट? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑफ व्हाट? O2, एक्सहेलेशन ऑफ व्हाट? CO2। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि रेस्पिरेशन हम करते क्यों है? Why respiration is very very necessary? तो रेस्पिरेशन जरूरी इसीलिए होता है गाइस क्योंकि हमें चाहिए रहती है क्या? एनर्जी। और वो एनर्जी हमें मिलेगी तभी जब हम रेस्पिरेशन करेंगे। वो प्रोसेस होता कैसे? सो गाइस, हमारे अंदर में एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं क्या? नॉट यूजेबल एनर्जी। ओके, जिसे हम कहते हैं क्या? नॉट यूजेबल एनर्जी। अब ये जो नॉट यूजेबल एनर्जी है गाइस, इस नॉट यूजेबल एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल एनर्जी में। तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उसी के लिए रेस्पिरेशन लगता है। तो नॉट यूजेबल एनर्जी को क्या करना पड़ता है? उसे गुदगुदी लगानी पड़ती है, उसे छेड़ना पड़ता है। ओके, उसे छेड़ेंगे तो होगा क्या कि वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? यूजेबल एनर्जी में। तो उसे कौन छेड़ता है? उसे गुदगुदी कौन लगाती है? तो वो गुदगुदी लगाने वाला और वो छेड़ने वाला कौन होता है? वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है ना गाइस, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ में क्या होता है? मिक्स हो जाता है। तो नाउ द ब्लड इज प्योर विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है? ये जाता है हमारे बॉडी में। बॉडी में जाकर ये कहा जाएगा हमारे सेल्स में, सॉरी टिश्यूज में। टिश्यूज से फिर कहां पर जाएगा? वो आपके सेल्स में। और सेल्स में क्या होता है गाइस? सेल्स में होता है एक ऐसा ऑर्गेनल जो क्या करता है? एनर्जी बनाने में मदद करता है। और आप सभी को अभी तक तो समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं। इट इज नथिंग बट दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है इस नॉट यूजेबल या अनयूजेबल एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में। सो इसी तरीके से हमें क्या मिलती है? यूजेबल एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस तरह से हमें क्या मिलती है गाइस? नॉट यूजेबल एनर्जी से हमें मिल जाती है क्या? यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, हुआ क्या? एक और बार चलो देखते हैं क्या हुआ कि हमारे पास थी नॉट यूजेबल एनर्जी और अनयूजेबल एनर्जी विच इज आल्सो नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें क्या मिक्स हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब उसमें कंबाइन हुआ तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ जब कंबाइन हुआ तो ये ऑक्सीजन विद द ब्लड कहां सर्कुलेट हुआ? आपके बॉडी में। बॉडी से कहा गया वो आपके टिश्यूज में। टिश्यूज से कहा गया वो आपके सेल में। सेल में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया? एटीपी, विच इज नथिंग बट द यूजेबल एनर्जी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है? एनर्जी बनती है हमारे बॉडी के अंदर में विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस हुई है इसमें जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो रिएक्शन क्या है इसमें, उसके बारे में बता दो। तो वो जो रिएक्शन है वो बहुत इजी और आप सभी ने उसको देखा भी होगा। हमारे अंदर में क्या होता है? हमारे अंदर में होता है स्टोर्ड ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज को कंबाइन किया जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। तो जब ऑक्सीजन इसके साथ में कंबाइन होता है तो ये इसको बर्न करता है। और ये जब ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में तो ये क्या देता है आपको? ये प्रोडक्ट देता है आपको विच इज नथिंग बट द 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। एंड दिस इज हाउ दिस not usable energy get converted into the usable energy। ये क्या है? ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन कौन से प्रोसेस में होती है? ये इस प्रोसेस में होती है। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से होता क्या है गाइस? नॉट यूजेबल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल एनर्जी में। ठीक है, तो ये था अबाउट द रेस्पिरेशन के बारे में। अभी दूसरी चीज रेस्पिरेशन। लेकिन गाइस दूसरी चीज ये होती है कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस रहने चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रहने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज होनी क्या चाहिए? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है गाइस किसके अंदर में? रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर में, कि उनका जो सरफेस एरिया रहना चाहिए वो बहुत बड़ा रहना चाहिए। दे मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया। ओके, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है गाइस वो ये होती है कि
दे मस्ट बी हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर मींस दे मस्ट बी हाईली वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब होता क्या है कि उनकी जो आउटसाइड द सराउंडिंग होनी चाहिए, दे मस्ट बी कवर्ड विद द ब्लड वेसल। सराउंडिंग में क्या होने चाहिए? ब्लड वेसल्स होने चाहिए। हमारे अंदर में है वो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन जिसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और जो लास्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है गाइस, वो क्या होती है कि दे मस्ट बी मॉइस्ट। दे मस्ट बी मॉइस्ट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर आपको किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर में दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं दैट इट इज सुटेबल फॉर रेस्पिरेशन। ओके, सो ये तीन प्रॉपर्टीज कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर में रहनी चाहिए। और हमारे अंदर में जिसके अंदर में ये प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है गाइस? वो होता है ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर में हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर क्या है, यहां पर ये सारी ब्लड वेसल्स है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या है? दिस इज शोइंग दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वैस्कुलरिटी, इट इज हाईली वैस्कुलर। ओके, उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया वो कैसा है? लार्ज है। तो इट हैज लार्ज सरफेस एरिया। ओके, ये भी आपको दिखाई दे दिया है। उसके बाद में ये क्या है गाइस? अभी यहाँ पे आपको मॉइस्चर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इट इज ऑल्सो मॉइस्ट। ओके, सो ये सारी तीनों प्रॉपर्टी हमको किसमें दिखाई देती है? हमारे एल्वियोलाई के अंदर में। यहां पे लिख देता हूं एल्वियोलाई। ओके, सो इस एल्वियोलाई के अंदर में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज नजर आती है। ओके, अभी हम बात करते हैं गाइस अबाउट प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जहां पर हमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना है प्लांट के बारे में, लेकिन जब हम ह्यूमन और एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमको उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन प्लांट। गाइस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन प्लांट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं कौन से? लीफी प्लांट, और एक होता है कौन से? वुडी प्लांट्स। ओके, लीफी प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है गाइस? ये है स्टोमेटा। ओके, सो दिस इज व्हाट नथिंग बट द स्टोमेटा। और स्टोमेटा में ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं गाइस? इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल के बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। इसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, सो ये चीज को ध्यान में रखना। ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है इसी के थ्रू क्या होता है गाइस? प्लांट रिस्पायर करते हैं। और प्लांट रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और वो चीज किन में होती है? प्लांट्स में होती है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। समझ में आ गया? ये था किनमें? लीफी प्लांट्स के अंदर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट द वुडी प्लांट्स तो उनके अंदर में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के स्किन में दिखाई देती है आपको ये मैनग्रोव रूट्स होते हैं। ये आपको मोस्टली निमेटोफोर्स में दिखाई देती है। आपने सुंदरबन इलाके के बारे में सुना, सुंदरबन के बारे में सुना होगा। सुंदरबन में क्या होता है? कीचड़ में से कुछ ऐसे कांटों की तरह बाहर निकलते हैं बड़ी बड़ी रूट्स, उन्हें मैनग्रोव रूट्स कहा जाता है। और ये जो मैनग्रोव रूट्स होती है गाइस, उनके अंदर में जो आपको अभी यहाँ पर पिक्चर में दिखाया छोटे 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 पोर्स होते हैं, और उन छोटे छोटे पोर्स को ही हम क्या कहते हैं गाइस? लेंटिसेल्स कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये प्लांट्स में दिखाई देते हैं। ये जो स्टोमेटा दिखाई देता है ये इन लीफी प्लांट्स, और ये जो लेंटिसेल दिखाई देता है ये होता है इन वुडी प्लांट्स। ओके, और दोनों में रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस ये था क्या अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बिकॉज वी हैव टू लर्न अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अभी हम बात करते हैं गाइस रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स, और उसके बाद हम जस्ट देखेंगे अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा हूं। उस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटिस्टा स्पॉन्जिस सिलेंड्रिका, जिनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक, मतलब पानी में रहते हैं। और रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं गाइस? वो करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब अपने स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैटवर्म्स जैसे प्लेनेरिया, एनेलिडा, अर्थवर्म एंड एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग। और फ्रॉग ये क्या करते हैं? ये एक्वाटिक भी है एज वेल एज सेमी एक्वाटिक, मतलब लैंड में भी रहते हैं। तो इनका रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जनरल बॉडी सरफेस मींस स्किन। अब गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फ्रॉग इज दैट कि अगर फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन करता है तो प्लीज लिख के रखिए अपने कॉपी में कि ये रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इफ द respiration by the frog is taken up by the skin then it is known as cutaneous respiration। और अगर वो लंग्स से करता है, मतलब जब वो अपने वाटर से बाहर लैंड पर आता है तो वो लंग्स का करता है, और लंग्स से जो रेस्पिरेशन करते हैं उसे ऑफ कोर्स हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, सो ये समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट्स, मेरे फेवरेट, और उनमें जो उनका हैबिटेट है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल है।
एंड रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो क्या है गाइस, ट्रकियल ट्यूब एंड स्पाइरकल्स। ट्रकियल ट्यूब एंड स्पाइरकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज गाइस ध्यान में रखना अगर आप नीट और मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। दैट इंसेक्ट रिस्पायर्स बाय ट्रकिया एंड स्पाइरकल्स। ओके, मतलब ट्रकिया एक ट्यूब होता है, स्पाइरकल एक ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एरकेनाइट जैसे स्पाइडर्स और स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो उनका भी जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहता है, लेकिन जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है क्या गाइस, बुकलंग्स। बुकलंग्स की मदद से क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद जो लिम्यूलस होता है, आपको पिक्चर में सब दिखाई दे रहा है, जो लिम्यूलस है ये क्या करता है, इसका भी जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक है एंड इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गाइस वो क्या है, बुकगिल्स। ध्यान में रखना, लिम्यूलस, बुकगिल्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो, बुकलंग्स, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग के जो बच्चे हैं, टैडपोल जिसे हम कहते हैं, ओके, सैलेमेंडर, ये सारे इनका जो हैबिटेट है वो क्या है गाइस, एक्वाटिक है और रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है इनका वो क्या है, एक्सटर्नल गिल्स, जो आपको अभी पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे एक्सटर्नल गिल्स किस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिशेस है गाइस, ऑफ कोर्स आप सभी को पता है हैबिटेट एक्वाटिक और जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, गिल्स की मदद से करते हैं। ओके, इंटरनल गिल्स हम उसे कहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल्स होते हैं और इन सभी के पास में क्या होते हैं गाइस, लंग्स होते हैं जिसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है एंड उसके बाद में गाइस जो है लास्ट वो क्या है, टर्टल। टर्टल ये अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर में रहता है एंड इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है गाइस, क्लोएका। क्लोएका इट इज नथिंग बट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टर्टल। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेरी तरफ देखो, अब ये जो टर्टल है और ये जो टॉर्टोइज है इन दोनों में बहुत फर्क है, स्पेलिंग का नहीं बहुत बड़ा फर्क है। टॉर्टोइज जो होता है ये रहता है कहाँ, लैंड, लेकिन टर्टल जो होता है ये लैंड में भी रहता है एज वेल एज वाटर में भी रहता है। ज्यादा जो टाइम स्पेंड करता है वो वाटर में करता है, लेकिन लैंड पर अंडे देने के लिए आता है। अब हम सभी को पता है कि एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, व्हिच लिव्स इन लैंड एज वेल एज वाटर, लेकिन ये जो टर्टल है ये भी तो वही करता है ना, लैंड में भी रहता है एज वेल एज वाटर में भी रहता है। भले वो वाटर में ज्यादा रहता है लेकिन लैंड पर भी आता है, तो उसे एम्फीबियन कहा क्यों नहीं जाता है? रीजन क्या है गाइस, कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पानी के अंदर में स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं जिसे हम क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, और जमीन पे वो लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन ये जो टर्टल है ये पानी में भी लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करता है और जमीन में भी लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए हम इसे एम्फीबियन नहीं कहते, इसे हम रेप्टाइल कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये फर्क को ध्यान में रखना और सभी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ओके, सो अभी हम बात करते हैं गाइस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अभी तक के आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। ओके, सो गाइस अभी बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इन डिटेल्स। सो गाइस सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया क्या, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, आप सभी को भी बनाना है तो आप भी बनाइए, अपने कॉपी में नोट्स में बना लीजिए। तो ये बन गया क्या गाइस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अलग सा डायग्राम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, नेजल कैविटी। तो यहाँ पर हमने क्या बना ली है, अब यहाँ पर हमने बना ली है एक नेजल कैविटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नेजल कैविटी। एज वेल एज आपको बकल कैविटी भी बनाना है, मैं बताऊंगा बकल कैविटी का क्या सिग्निफिकेंस है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर ये बकल कैविटी से लेकर तो ये नेजल कैविटी तक आपको एक लॉन्ग सा ट्यूब बनाना है अंटिल योर नेक। तो यहां तक के हमने एक लॉन्ग सा ट्यूब बना लिया, ये ट्यूब बन गया। ठीक है, अब ये जो ट्यूब होगा इसको हम और थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे, बट इस बार कलर हमको दूसरा यूज करना है, थोड़ा यहाँ से ब्रॉड करना है, उसको बताऊंगा मैं ब्रॉड क्यों करना है। ये ब्रॉड हमने कर लिया, अब यहाँ से हम इसे और आगे तक ले जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है, तो दो पार्ट में अभी हम इसे ब्रेक कर दिए। ठीक है, ये दो पार्ट में यहाँ से ब्रेक हो गया और अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ये कुछ इस तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं इनकी लेबलिंग। तो सबसे पहली चीज जो गाइस आपको दिखाई दे रही है ये क्या होता है, ये होता है आपका नोज। ओके, नोज या इन्हें हम कह सकते हैं क्या, आपके एक्सटर्नल नेयर्स। ओके, इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर मतलब क्या, आपके नाक के बाहर के गड्ढे उन्हें हम एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। अभी गाइस नोज का सिग्निफिकेंट फंक्शन क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है गाइस, कि सबसे पहले तो नोज क्या करता है, आपके डस्ट के, अगर आपके अंदर में ऐसी एयर आई है जिसके अंदर में डस्ट के पार्टिकल है, तो नोज के अंदर में प्रेजेंट क्या होते हैं, फिल्टर्स। फिल्टर्स मींस क्या, आपके नोज के हेयर्स, आपके नाक के बाल,
ये हेयर्स क्या करते हैं कि अगर कोई आप एयर ब्रीथ कर रहे हो और उसमें अगर कोई डस्ट का पार्टिकल है तो ये हेयर क्या करते हैं, उस डस्ट के पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और उस एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ओके, दूसरा क्या सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है, कंडीशनिंग। आपका नोज, यस आपका नोज कंडीशनिंग करता है। कैसे कंडीशनिंग करता है, तो सबसे पहली चीज तो समझ लीजिए ठंडी के टाइम पे कोल्ड एयर आती है, तो कोल्ड एयर को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो उस कोल्ड एयर को क्या करना पड़ता है, नॉर्मल करना पड़ता है। ना हमें गर्म हवा चाहिए, ना हमें ज्यादा ठंडी हवा चाहिए, हमें नॉर्मल हवा चाहिए। तो ये नोज क्या करता है कि हमारा नोज होता है क्या, हाईली वैस्कुलर। हमारा नोज कैसा होता है, हाईली वैस्कुलर। और वैस्कुलर मींस क्या, विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। और हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है गाइस, गरम खून। हम गरम खून वाले एनिमल से, इन एनिमल किंगडम वी आर हीमोथम्स। हीमोथम्स मतलब कि जिनका खून कैसा होता है, गर्म होता है। तो गर्म खून है, तो गर्म खून जब होता है उसके अंदर से जब ठंडी हवा बहती है तो वो गर्म खून क्या करता है, ठंडी हवा को पूरी तरह से क्या कर लेता है, नॉर्मल कर लेता है या वार्म अप कर लेता है उसको। जिस वजह से हवा क्या हो जाती है, जो भी एयर हम ब्रीथ अंदर लेते हैं वो कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। फिर दूसरी चीज आती थी कि गर्म हवा। समर के टाइम पे क्या होता है गाइस कि हम गर्म हवा को इनहेल करते हैं। तो गर्म हवा को कैसे ठीक किया जाए, हमारे नोज में क्या होता है गाइस, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, उस गर्म हवा की गर्माहट को पूरी तरह से अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो जो वार्म एयर या हॉट एयर जो होती है वो कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या फंक्शन होता है अबाउट द नोज का, पहला क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, और दूसरा क्या है, कंडीशनिंग। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, जो हमारा नोज होता है गाइस वो एक कार्टिलेज से बना होता है। यहाँ पर जो नोज है उस पे एक कार्टिलेज होती है, और उस कार्टिलेज को कहा जाता है मिसेंथमोइड कार्टिलेज। ओके, तो इसे हम कहते हैं मिसेंथमोइड कार्टिलेज उसे कहा जाता है। ओके, सभी को समझ में आ गया। तो ये था अबाउट द नोज। फिर नोज के अंदर जब हम देख रहे हैं तो यहां पर आपको एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। इसे हम क्या कहेंगे, नेजल कैविटी कहेंगे। उसके बाद नेजल कैविटी के बाद में जिस तरह से हमारे बाहर के नाक के गड्ढे जिन्हें हम एक्सटर्नल लेयर्स कहते हैं गाइस, उसी तरह से अंदर में भी कुछ दो गड्ढे होते हैं जिन्हें हम इंटरनल लेयर्स कहते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, अभी आप ब्रीदिंग करके देखिए, करिए। अभी आपको क्या महसूस हुआ कि जब आपने ब्रीद इन किया तो यहाँ पे ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक महसूस क्यों हुई, क्योंकि यहाँ की हवा, यहाँ के होते हुए, आपके इंटरनल लेयर्स के होते हुए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पर आपको महसूस हुई। क्यों महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ वही दो नाक के गड्ढे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स। ओके, तो इतना समझ में आ गया कि ये है एक्सटर्नल लेयर और ये क्या है गाइस, इंटरनल लेयर्स। और इन दोनों के बीच में कैविटी, जिसे हमने क्या कहा, नेजल कैविटी का। ओके, अब गाइस ये जो है, ये क्या है, ये है बकल कैविटी। ठीक है, ये है क्या, आपकी बकल कैविटी। अब ये बकल कैविटी और ये नेजल कैविटी, ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं गाइस, ये बनाते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो यहां पर क्या बन गया आपका, ये फेरिंग्स बन गया। ओके, अब ये जो फेरिंग्स है गाइस, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस फेरिंग्स के, जैसे मैंने कहा तीन पार्ट, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है उन तीन पार्ट्स को लर्न करना। कैसे लर्न करेंगे मैं बताऊंगा, मैं पूरी चीज आपको लर्न कराने का काम मेरा है। ओके, अब सबसे पहला तो ये फेरिंग्स के तीन पार्ट है, मैंने आपको कहा। अगर ये फेरिंग्स अराइज हो रहा है कहां से, नेजल कैविटी के पास से, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेजोफेरिंग्स। ओके, अगर ये फेरिंग्स अराइज हो रहा है बकल कैविटी के पास से, तो उसे हम कहेंगे क्या, ओरोफेरिंग्स। ओरो क्यों कहा, क्योंकि ओरल कैविटी भी कहा जाता है उसे। ओके, उसके बाद अगर ये फेरिंग्स, यहां पर एक पोर्शन होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, तो अगर ये फेरिंग्स लैरिंग्स के पास जाकर ज्वाइन हो रहा है या वहां से अराइज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैरिंजो फेरिंग्स कहेंगे। ओके, सो ये चीज को आपको ध्यान में रखनी, ये होता है नेजोफेरिंग्स, ये होता है ओरोफेरिंग्स, और ये होता है लैरिंजोफेरिंग्स। समझ में आ गया। नेजोफेरिंग्स क्यों कहा उसे, क्योंकि वो नेजल कैविटी से अराइज हुआ। ओरोफेरिंग्स क्यों कहा उसे, क्योंकि वो ओरल कैविटी से अराइज हुआ। और लैरिंजोफेरिंग्स क्यों कहा हमने, क्योंकि वो आपको लैरिंग्स के पास में मिलता है। ओके, सो ये क्या हो गया गाइस अबाउट द फेरिंग्स के बारे में।
अब जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो क्या होता है, वो होता है आपका लैरिंक्स। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो फेरेंक्स होता है गाइस, इसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स इज नोन एज फूड एंड विंड पाइप। ओके, इसे फूड एंड विंड पाइप कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट एंड मेडिकल एंट्रेंस स्टूडेंट इज दैट ड्यू टू द junction of or because of the junction of nasal cavity and buccal cavity, there is a formation of a tube like structure which is nothing but the pharynx. Pharynx is formed with the help of nasal cavity and the buccal cavity. इस चीज को आपको ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है ये चीज आपके मेडिकल एंट्रेंस में, ठीक है। अब फेरेंक्स के आपको तीनों नाम पता चल गए, नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंजोफेरेंक्स। अब फेरेंक्स के बाद में जो पोर्शन आता है गाइस, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, लैरिंक्स। ये लैरिंक्स, अब भाई ये लैरिंक्स है क्या, लैरिंक्स और फेरेंक्स। अब लैरिंक्स मतलब क्या होता है गाइस, इट इज नथिंग बट अवर वॉइस बॉक्स। इसे क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, या हम इसे कह सकते हैं इट इज नथिंग बट अवर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ओके, अब ये जो लैरिंक्स होता है गाइस, ये जो बॉयज होते हैं उनमें थोड़ा ब्रॉड दिखाई देता है। अभी अगर आप कोई बॉय अगर इस चीज को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर टच करके देखो तो आपको एक चीज ऐसी महसूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। उभार जैसी चीज महसूस होती है, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये एडम्स एप्पल बॉयज में ही क्यों होता है, गर्ल्स में क्यों नहीं होता, उसके बारे में सिग्निफिकेंट फंक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। सो अभी ये जो लैरिंक्स होता है गाइस, अगर मैं इसका एक टीएस लूं तो कुछ इस तरीके से, ये लैरिंक्स का मैंने टीएस ले लिया, ठीक है, ये लैरिंक्स का टीएस मैंने ले लिया। इस लैरिंक्स के अंदर में होते हैं क्या गाइस, उसके अंदर में होते हैं कुछ कॉर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये क्या बना लिए हमने, वोकल कॉर्ड। जिस तरह से गिटार के अंदर में हम गिटार बजाते हैं, भाई गिटार के अंदर में क्या होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं, और जब वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से ये लैरिंक्स होता है। अब ये जो लैरिंक्स होता है, ये वॉइस के अंदर में ये जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, ये थोड़े लेंथ इनका जो रहता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स का लेंथ इन केस ऑफ द बॉयज इज लिटिल बिट लॉन्ग, बट इन केस ऑफ द गर्ल इट इज लिटिल बिट शॉर्ट। इसीलिए तो हम कहते हैं बॉयज हैव लो पिच वॉइस एंड गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस। समझ में आ गया। अब ये जो लैरिंक्स है ये साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है। अब क्या होता है, जब हम एक्सपायर करते हैं और जब हम इनहेल करते हैं, वही टाइम पे ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इनहेल के टाइम पे तो बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरेशन के टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी आप एक काम कीजिए, आप इनहेल करके देखिए और बोलने की कोशिश कीजिए। बोल पा रहे हो, इनहेल करते हो बोल पा रहे हो, नहीं। लेकिन जब एक्सहेल करते हो, सांस को बाहर छोड़ते हो, तब आप बोल पा रहे हो। क्यों, क्योंकि जब आप एक्सहेल करते हो तो ये जो वोकल कॉर्ड्स है, इन्हें हमने क्या कहा, वोकल कॉर्ड्स है, ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं और क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ द लैरिंक्स। इसीलिए लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स या इसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो इसे क्या कहा जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अभी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसको ध्यान में कैसे रखें, क्योंकि फेरेंक्स भी और लैरिंक्स दोनों तो साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो कैसे ध्यान में रखेंगे। लैरिंक्स एल से शुरू हो रहा है, एल से क्या आता है गाइस, लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो दैट लैरिंक्स इज नथिंग बट द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। और साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इनसाइड इट व्हिच गेट वाइब्रेट्स व्हेन वी एक्सपायर। जब हम सांस को बाहर छोड़ते तो वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने की वजह से ही हमारे क्या आता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लैरिंक्स होता है गाइस, ये लैरिंक्स की एक ओपनिंग होती है, ठीक है। यहां पर लेट मी यूज डिफरेंट कलर। अब ये जो लैरिंक्स होता है गाइस, इसकी एक नहीं क्या ओपनिंग होती है यहां पर, इसको कहा जाता है क्या, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लॉटिस। इसे क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस कहा जाता है। ओके, तो ये जो ओपनिंग होती है किसकी, लैरिंक्स की, उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। और ये जो ग्लॉटिस होता है गाइस, इसके ऊपर में एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है। ये फ्लैप लाइक कवरिंग क्यों होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर में एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, और इस फ्लैप लाइक कवरिंग को कहा जाता है क्या, एपिग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ द फेरेंक्स इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस एंड द कवरिंग ऑफ द ग्लॉटिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। अब इनका फंक्शन क्या है, मैं आपको यहां पर बताता हूं। समझ लीजिए कि ये लैरिंक्स की ओपनिंग है, ये हमारा लैरिंक्स है और ये उसकी ओपनिंग है। इसको हमने कहा क्या, ग्लॉटिस, और इसके ऊपर में एक कवरिंग है जिसे हमने क्या कहा, एपिग्लॉटिस। अब ये है क्या आपका फेरेंक्स वाला पोर्शन, और ये जो फेरेंक्स होता है और ये जो आपका जो पूरा लैरिंक्स वाला पोर्शन है, इसी के पीछे में क्या होता है, यहां पर गाइस, यहां पर होता है फूड पाइप, मतलब आपका क्या, ईसोफेगस।
ठीक है, अब ये इसोफेगस है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों आजू बाजू में ही है। क्या हो सकता है कि जब आप खाना खा रहे हो, गलती से एक खाने का टुकड़ा या एक खाने का पार्टिकल भी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या जानी चाहिए, हवा जानी चाहिए, और इधर पे खाना जाना चाहिए। अब गलती से थोड़ा सा भी पार्टिकल अगर फूड का आपके लैरिंग्स या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में जाता है तो आपको क्या होता है, खांसी आना शुरू हो जाए। आप देखते हो खाना खाते वक्त अगर आप बोल रहे हो तो क्या होता है, खाना खाते वक्त अगर आप बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपके अंदर में फूड का पार्टिकल चले जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, ऐसा करते हो। फिर पानी पीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो फूड का पार्टिकल गया जाते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो, बोलोगे तो क्या होगा, आपका लैरिंग्स जो है वो क्या करेगा, लैरिंग्स के अंदर में जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब आपका लैरिंग्स अब खुला हुआ है। अगर लैरिंग्स खुला हुआ है मतलब उसका ग्लॉटिस खुला है, अगर उसका ग्लॉटिस खुला है तो उसका एपिग्लॉटिस भी खुला है, मतलब उस एपिग्लॉटिस ने उसको ऐसे कवर करके नहीं रखा है। देखो दोस्तों, समझ लो कि ये क्या है, ये आपका ये जो ओपन पोर्शन है ये क्या है, आपका ग्लॉटिस। ठीक है, ये ओपनिंग है ग्लॉटिस की, और उसके ऊपर में एक फ्लैप लाइक कवरिंग है जिसको हमने क्या कहा, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस उसको ऐसे कवर करके रखता है जब आप खाना खाते हो। लेकिन आप अभी आप बोल रहे हो तो क्या होगा, लैरिंग्स ओपन होगा और ये एपिग्लॉटिस भी ओपन होगा। अभी ये एपिग्लॉटिस अगर ओपन हो गया तो क्या होगा, खाना खाते वक्त थोड़ा सा फूड का पार्टिकल वहां भी चले जाएंगे, और वहां पे अगर गया तो आपकी बॉडी एक रिफ्लेक्स शो करेगी, उसे हम कहते हैं क्या, कफिंग, उसे हम कहते हैं खांसना, जिस वजह से हमें क्या आता है, खांसना आता है अगर हम खाना खाते वक्त बोलते हैं। तो यही रीजन होता है इस एपिग्लॉटिस का। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसको कवर करके रखता है ताकि फूड का पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए ना। ओके, तो ये क्या होता है, उस एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आता है गाइस, आपके लैरिंग्स के पास, आपके लैरिंग्स के बाद में वो आता है ये जो रेड कलर का पाइप दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम कहते हैं क्या, ट्रकिया। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रकिया कहते हैं। अब ये ट्रकिया का फंक्शन क्या है, ये जो ट्रकिया है गाइस, इट इज डायरेक्टली नथिंग बट योर एयर वे, या फिर इसे हम कहते हैं ओनली एंड ओनली विंड पाइप। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विंड पाइप होता है, जिस तरह से फेरेंक्स को हमने कहा था क्या, फूड और विंड पाइप, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ विंड पाइप कहा जाता है, और लैरिंक्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ट्रकिया होता है गाइस, इसके पास में कुछ कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसे कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। मतलब ये जो रिंग्स रहते हैं ये पूरा ऐसे गोल नहीं करके रहेंगे, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ के रहेंगे उसको, वो ऐसे पकड़ के रहते हैं सी के शेप में। ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं करके रखते। अगर आप अपने गले को टच करो तो आपको भी महसूस होगा कुछ कार्टिलेजिनस रिंग आपको महसूस हो सकते हैं अगर आप अपने गले को अच्छे से टच कर देखो तो। ओके, सो इन्हें क्या कहा जाता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं, दीज आर नथिंग बट योर C-shaped cartilaginous rings। ओके, अब ये C-shaped cartilaginous ring का फंक्शन क्या है, अभी समझ लीजिए कि आपने क्या किया, एक बलून फुलाया। ठीक है, आपने एक बलून फुलाया, कर करके फूल गया बलून। अब बलून के अंदर जब तक हवा है बलून का शेप मेंटेन है, लेकिन बलून का आपने छोड़ दिया, आवाज आती है, बलून की हवा ढुस, और बलून पूरा नॉर्मल साइज में आ जाता है, पूरा छोटा सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी उसके अंदर में हवा थी तब तक तो उसका साइज मेंटेन है, लेकिन जैसी हवा चलेगी उसका साइज बराबर पहले की तरह होगा, छोटा सा। तो वैसे ही आपका ट्रकिया का भी हो सकता था अगर उसके पास ये कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते थे। समझ लीजिए यहां से क्या हो रही है, यहां से आपका एयर जा रहा है। ठीक है, एयर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपके लंग्स में चले गया। अब लंग्स में जब एयर चलेगा तो अब तो यहां पर एयर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये लैरिंग्स का, अगर इसमें कार्टिलेज रिंग्स नहीं होते तो ये जो ट्रकिया होता था इसका साइज कैसा हो जाता था, छोटा हो जाता था। छोटा ना होना चाहिए, इसलिए उसके साइज को मेंटेन करने का काम ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स करते, ताकि चाहे इसमें हवा रहे या ना रहे, लेकिन ये जो कार्टिलेजिनस रिंग रहेंगे ये क्या करेंगे, इस ट्रकिया के साइज को मेंटेन करने का काम करेंगे, उसको पाइप की तरह बनाकर रखेंगे। ओके, और ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं गाइस, ये बने किससे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, हाइलिन कार्टिलेज से मैक्सिमम हमारे जितने भी कार्टिलेज होते हैं, हमारे रिब्स जो रहेंगे, रिब्स के भी जो कार्टिलेज रहते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज से बने रहते हैं, और ट्रकिया में भी जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज से ही बने होते हैं। ओके, सो ये था क्या अबाउट द ट्रकिया।
तो अभी गाइस हमने देख लिया ट्रकिया के बारे में। ट्रकिया का काम क्या है? इट इज नथिंग बट द विंड पाइप, और इसमें क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो उसके साइज को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये जो ट्रकिया रहता है गाइस, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उसे कहा जाता है क्या? ब्रोंकी। उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। और फिर ये जो ब्रोंकी होता है गाइस, इसमें भी आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स नजर आते हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग रहते हैं ब्रोंकी में भी रहते हैं। ब्रोंकी के बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड देन इनिशियल ब्रोंकियोल में भी होते हैं। लेकिन उन कार्टिलेजिनस रिंग उन ब्रोंकियोल्स में कैसे, कहां तक होते हैं, उसके बारे में हम जस्ट इस सेगमेंट के बारे में नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। ओके, सो ये था क्या गाइस अबाउट द ट्रकिया, and trachea get divided into two parts, that is nothing but the bronchi, and this bronchi also consist of C-shaped cartilaginous ring which are made up of the hyaline cartilage। ठीक है, तो अभी हमने सब कुछ देख लिया है अबाउट द नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके बारे में अभी तक के आपने देख चुके थे। लेकिन अभी हम देखते हैं क्या कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मेन ऑर्गन्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्या? लैरिंग्स बनाऊंगा। ओके, लैरिंग्स के भी बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये लैरिंग्स होता क्या है। तो ये हमने बना लिया लैरिंग्स। ठीक है, फिर ये जो लैरिंग्स होता है इसका एक ट्यूब बनता है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ट्रकिया कहते हैं। इट इज फॉलोड बाय ट्रकिया। फिर ये जो ट्रकिया रहता है गाइस, मैंने जैसे कहा था, ये अपने दोनों पैरों को फैला लेता है, और उन दोनों पैरों को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। अभी देखेंगे ब्रोंकी के बारे में भी डिटेल में। फिर ये ब्रोंकी भी आगे सब डिवाइड होता है। अब जो आता है वो पोर्शन होता है क्या? हमारा मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज नथिंग बट आवर लंग्स। तो ये हमने बना लिए क्या? लंग्स। ठीक है, यहां पर भी सेम। अब मैंने ऐसा क्यों इसमें एक नॉच क्यों बनाया? ये नॉच क्यों बना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे तक बताऊंगा। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसको लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, सो ये हमने बना लिया लंग्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज गाइस, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है हमारा लैरिंग्स, LARYNX। ओके, ये लैरिंग्स बन गया। अब ये जो लैरिंग्स की जो ओपनिंग दिखाई दे रही है गाइस आपको, ये जो ऊपर में जो ओपनिंग है, ये इसे कहा जाता है क्या गाइस? ग्लॉटिस। इसे क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ओके, ये जो ग्लॉटिस होता है, इस ग्लॉटिस के ऊपर में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को मैं ठीक है, तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं रेड कलर से बनाऊंगा, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और इस फ्लैप को कहा जाता है, या फिर इस ढक्कन नुमा चीज को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। इसे क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये बन गया क्या? एपिग्लॉटिस बन गया। अब ये एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का काम क्या होता है? अभी गाइस ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, यहां पर ये है कि आपका लैरिंग्स वाला पोर्शन। इस लैरिंग्स वाले पोर्शन या इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पीछे में क्या होता है? आपका इसोफेगस। और फिर ये जो पीछे में होता है, ये वो बोन दिखाई देता है जिसको अपन सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके पीछे में क्या है? आपका इसोफेगस। तो मतलब खाना जाने वाला पोर्शन जस्ट पीछे में है और हवा जाने वाला पोर्शन जस्ट आगे में। अब होता है कि कभी कभी खाना खाते खाते थोड़ा सा खाना इसमें एंटर भी कर लेता है। अब जब भी खाना इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जहां से सिर्फ और सिर्फ क्या जानी चाहिए? हवा जानी चाहिए, वहां पर जब एंटर कर लेता है, अभी समझ लीजिए आप खाना खा रहे हो। ठीक है, अब खाना खाते खाते आपने बात कर लिया, तो होगा क्या? आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हो? आपसे मम्मी 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 पानी दो, मम्मी को आवाज देते हो, पानी पीने के लिए बोलते हो, पानी, फिर पानी पीते हो, पानी पीते हो, पानी पीते हो, तो थोड़ी देर के बाद में आपको अच्छा रिलीफ फील होने लगता है। अब ऐसा हुआ क्यों? खाना अंदर गया क्यों? खाना भले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो हमारा लैरिंग्स पोर्शन होता है गाइस, इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कब करते हैं? जब आप क्या करते हो? एक्सपायर करते हो। क्योंकि जब आप बोलोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एक्सपायर कर रहे हो। बोलोगे तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करेंगे, बट एज वेल एज आपका साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो जब साउंड प्रोड्यूस होगा और आप खाना भी तब खा रहे हो, तो हो क्या है? आपका ब्रीदिंग भी चल रहा है, एज वेल एज आपका जो एपिग्लॉटिस वाला या ग्लॉटिस वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? ओपन हो चुका है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप खाना खाओगे, आप बोल भी रहे हो, तो थोड़ा सा खाने का पार्टिकल एक यहाँ पर एंटर करेगा, और जैसे ही वो इसके अंदर में एंटर करेगा, आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगी, जो होता है कि आपका खांसना। जैसे ही खाना इसमें चले गया, आप खांसना शुरू करोगे। बट
इस खाने को एंटर नहीं होना चाहिए, उससे बचाने के लिए होता क्या है हमारे पास में ये एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसके ऊपर में इसको कवर करके रख देता है। जब भी आप खाना खाते हो तो खाना फिर इसमें जाएगा क्या, नहीं, और आपको कोई खांसी भी नहीं होगी। इसलिए खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाते वक्त अगर हम बात करते हैं तो वो छोटा सा खाने का पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है और बॉडी रिफ्लेक्स शो करती है, जो होता है क्या, खांसना। फिर आप पानी पीते हो और वो नॉर्मल सा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। लैरिंक्स का जो ओपनिंग होता है इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, और जो उसके ऊपर में कवरिंग होती है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है दिस लैरिंक्स इज फॉलोड बाय अ ट्यूब नोन एज व्हाट, ट्रकिया। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रकिया। अब ये जो ट्रकिया होता है गाइस, मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ट्रकिया होता है इसके पास में क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग, जो इसको क्या करके रखते हैं गाइस, कवर करके रखते हैं, या फिर इसके शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, कवर नहीं करके रखते, इसके शेप को मेंटेन करते हैं। कैसे करेंगे कि ये सी शेप कार्टिलेज कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से ये सी शेप्ड कार्टिलेज क्या करते हैं, इसको होल्ड करके रखने का काम करते हैं। ये पूरे सी शेप कार्टिलेज फैलते जाते हैं। मैं बताऊंगा कहां तक ये कार्टिलेज आते हैं। तो ये ट्रकिया है, और ट्रकिया को किसने कवर करके रखा है, होल्ड करके रखा है इस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग में। सी शेप्ड कार्टिलेज, जिसे क्या कहते हैं हम, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, अब ये हाइलिन कार्टिलेज हो गया। अब इसका काम क्या है, उसके शेप को मेंटेन करने का रखना। मैंने पहले ही बता दिया, बलून का एग्जांपल है। बलून में अब हवा भर रहे हो, क्या हो रहा है, बलून फूल गया, लेकिन जैसे हवा छूट गई बलून श्रिंक हो गया। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको शेप के मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये हाइलिन कार्टिलेज करता है। ओके, समझ में आ गया अभी। ठीक है, अब उसके बाद में होता है क्या है कि ये जो ट्रकिया होता है गाइस, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, दो पार्ट में फैल जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, ब्रोंकी। और कौन सा ब्रोंकी कहेंगे इसको, इसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकी। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकी। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकी होता है गाइस, ये जो लंग्स में एंटर करता है, तो ये प्राइमरी ब्रोंकी फिर से सब डिवाइड होता है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकी में। तो मैं यहां पर बना देता हूं ये सेकेंडरी ब्रोंकी। तो ये क्या है आपका, सेकेंडरी ब्रोंकी। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकी, अब जैसे जैसे ये डिवाइड होता है वैसे वैसे हाइलिन कार्टिलेज बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हाइलिन कार्टिलेज आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। ये कार्टिलेज होते ही रहते हैं। ये कहां तक होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक समय आता है कि जब ये खत्म हो जाता है, तो ये ठीक है। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकी फिर से डिवाइड होता है गाइस किसमें, टर्शरी ब्रोंकी में। तो यहां पर ये हमने टर्शरी ब्रोंकी बना ली। ठीक है, तो ये अब टर्शरी ब्रोंकी में भी आपको कार्टिलेज दिखाई देंगे। लेकिन अब क्या होता है ना, ये कार्टिलेज का जो अमाउंट होता है वो धीरे 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 डिक्रीज होती जाता है। इन कार्टिलेज के जो नंबर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकी, ठीक है, हम यहाँ पर लेबल कर देते हैं इसको, इट इज व्हाट योर टर्शरी ब्रोंकी। अब टर्शरी ब्रोंकी के बाद में गाइस, टर्शरी ब्रोंकी के बाद में जब ये टर्शरी ब्रोंकी फिर से डिवाइड होता है, तो अब उसे हम ब्रोंकी नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्रोंकियोल। क्या कहेंगे उसे हम, ब्रोंकियोल। तो अब ये ब्रोंकी फिर से डिवाइड हुआ है किनमें, ब्रोंकियोल में। यहां पर भी ये दिखेगा आपको ब्रोंकी। तो इसे हमने क्या कहा, इनिशियल। ओके, फर्स्ट जो है उसे हम कहेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल। तो ये इनिशियल ब्रोंकियोल हो गया, और इसको भी हम हाइलिन कार्टिलेज यहां पर भी बना लेंगे। अब यहां पर हाइलिन कार्टिलेज बहुत कम कम दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, अब जब ये इनिशियल ब्रोंकियोल जो होता है ये फिर से सब डिवाइड होता है, लेकिन इस बार जब वो डिवाइड होता है गाइस, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी हाइलिन कार्टिलेज नजर नहीं आते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड मेडिकल एंट्रेंस, दैट द हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओनली फ्रॉम ट्रकिया till the initial bronchi. After that there are no hyaline cartilage present in these bronchi and bronchi in this bronchioles. समझ में आ गया, सिर्फ ट्रकिया से लेकर या फिर प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर तो इनिशियल ब्रोंकी तक के ही आपको क्या दिखाई देते हैं, कार्टिलेज दिखाई देते हैं। उसके बाद में ये कार्टिलेज बिल्कुल भी नजर हमको आते नहीं है। समझ में आ गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये फिर क्या होते हैं, फिर वो डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, डिवाइड होगी, ये भी वैसी होगा, इधर पे भी सेम पोर्शन यहाँ पर भी होगा। ओके, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये डिवाइड होते हैं, आखिरी में होता क्या है कि इन ब्रोंकियोली को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पर जो एंड होता है, जब ये ब्रोंकियोली एंड होते हैं, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको नजर आना शुरू हो जाता है।
और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं गाइस, एल्वियोली, विच फुलफिल द 3 प्रॉपर्टीज जो हमने इसके पहले पढ़े थे कि 3 प्रॉपर्टीज जो होती है वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए, वो इस एल्वियोलाई में होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, और इसमें से जो भी ऑक्सीजन रहता है वो आपके ब्लड में जाता है, और जो भी CO2 रहता है वो इसके अंदर में रिटर्न आता है, फिर ये जो पाइपलाइन होती है इसके थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया, वो तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने जो चीज देखी है वो क्या था गाइस, अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जहां पर आपको यहाँ पर दिखाई दिया ये लैरिंक्स, जिसे हमने क्या कहा है, वॉइस बॉक्स कहा गया है। उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हमने कहा एपिग्लोटिस, उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हमने कहा ग्लोटिस, और उसकी जो ग्लोटिस के ऊपर में जो कवरिंग होती है उसे हमने कहा एपिग्लोटिस। इनका काम क्या है, दिस एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर फूड पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है गाइस, रिफ्लेक्स शो करती है, जिस वजह से होता क्या है कि आपको खांसी आती है, फिर आप पानी पीते हो तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, फिर लैरिंक्स इज फॉलोड बाय ट्रकिया व्हिच कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग क्या करते हैं, इस ट्रकिया के शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। देन दिस ट्रकिया गेट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज नथिंग बट द ब्रोंकी। लेकिन अभी हम इसे कौन सा ब्रोंकी कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकी फिर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकी। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकी फिर डिवाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी ब्रोंकी। और अब जब ये टर्शरी ब्रोंकी फिर से डिवाइड होता है तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं। उसे हम ब्रोंकी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। कौन सा ब्रोंकियोल कहते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल कहते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ट्रकिया से लेकर तो इनिशियल ब्रोंकियोल तक के ही आपको हाइलिन कार्टिलेज या सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग मिलते हैं, उसके बाद में वो कार्टिलेजिनस रिंग बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देते। फिर ये जो इनिशियल ब्रोंकियोल होता है ये फिर से डिवाइड होता है, और डिवाइड होते होते लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, एल्वियोलाई कहते हैं। और यही एल्वियोलाई हेल्प करता है किसमें गाइस, इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के बारे में। ओके, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने देखा है क्या, अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तब तक के थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।